तो ऑनलाइन वाले भी जल्दी से आ जाओ। दोबारा आज की कक्षा में स्वागत है। और कितने लोग भाग रहे हैं? सारे हैं? अच्छी बात है। ये आपके जुनून को दर्शा रहा है कि आप रुके हो। आमतौर पर बिल्कुल यही काम आप एग्जाम में भी करके आना। हाँ? ठीक है। तुम दरोगा बनोगे तो ऐसे हंसोगे? हाँ? शो तो कैसे कराओगे? अच्छा चलिए। क्या करिए? मार ही रहा हूं ना। महिला दरोगा मारपीट कर रही है। अच्छा अच्छा चलिए चलिए। ठंडी में बहुत बहुत तेज मत मार देना, थोड़ा थोड़ा मारो बस, है ना? ठंडी में हड्डी टूट जाएगी ना। ठीक है, तो कुछ मंगाए, डंडा मंगा दे। अच्छा, तो अभी हमने टॉपिक संपन्न किया हड्डी वाला। अब इसके बाद दो चैप्टर हैं, एक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक बात करेंगे मानव का श्वसन तंत्र। तो लगभग लगभग हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक है बायोलॉजी का वो कवर होने वाला है। और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे 2-3 दिन बाद। हाँ 12 को, 13 को है एक दिन। तब तो फिर 13, फिर तो 16 खत्म होगा फिर, क्योंकि भाई इतनी है ना, 18 की दाम है। चलो 13, 14, 15 कर देंगे एक दिन और फिर, क्योंकि भाई आमतौर पे हमने सोचा था कि 8, 9, 10, सॉरी 9, 10, 11 और 15 कर लेंगे एक दिन एक्स्ट्रा। नहीं नहीं 16 नहीं चलेगा। तो हालांकि जो एईडीओ के छात्र हैं उनको हम उनका फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे, है ना। अभी इन लोगों को फिजिक्स रोक दिया हूँ कारण कि हाँ जी, हाँ इनके ऊपर निर्धारण थोड़ी होता है, वो तो ये लगा देंगे तो लगाएंगे ना। तो टेस्ट अगर सुबह में तो 100% क्लास चलेगी, तो फिर तो 14 खत्म कर लेंगे फिर ना। तो 9, 10, 11, 12 को हम लोग संपन्न कर रहे हैं सेल एंड टिश्यू। 13 को संपन्न कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ यानी कि डिजीज और ये न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। और 14 को हम लोग फाइनल आउट कर रहे हैं प्लांट किंगडम प्लस एनिमल किंगडम और थोड़ा सा बचा हुआ जेनेटिक्स, है ना। तो इस तरह से बायोलॉजी के सारे हिस्से हम 100% और फुल कवरेज के साथ फाइनल कर लेंगे, क्योंकि आप ऐसे देखिए ना कि हमारे घंटे डेली 5 हो रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लगभग लगभग 50 घंटे के आसपास जा रहे हैं। आपकी क्लास अगर टोटल काउंट करें 6 क्लास हो गई, तो जिनमें से कल 5 घंटे हुए और आज भी। अच्छा हमें लगा झोला रखने आई है। ठीक सर, कल से टॉनिक बैच होगा। हाँ हाँ बट मैंने, हाँ अच्छा है, मैं उसका मैटर में देखा हूँ टॉनिक बैच का। तो सर ने जबरदस्त काम किया उसमें। तो जैसे अभी हम लोग हड्डी दोहराए देखा, एक झटके में सब हुआ। तो सर ने इस तरह से इतना जिस्ट रेडी कर रखा है कि आपका पूरा का पूरा जो जीएस है एक बार में मत उठेगा पूरा एकदम। किसी भी परीक्षा करने से अगर आप असली उतर आओ तो ये जीएस वगैरह ज्यादा दिन के है नहीं, बस आप असली उतरो। एक बार पूरा बड़ा पढ़ा जाए, फिर उसके बाद अपना शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, शॉर्ट नोट्स को दोहराया जाए, फिर एक नोट छोटा और बनाया जाए और उसको बार बार रिपीट एंड रिपीट 7-8 बार। इसके बाद एग्जाम बैठो तो जो ये छात्र मिलते हैं ना कई बार कि सर यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, मैं किसमें ज्वाइन करूँ, ये वही वाले हैं कि इन्होंने अपना समर्पण कर दिया एकदम से। और जिनका वही है कि नोट्स एक बार बन गया, अब दोहराने में एकदम हालत डाउन है, क्योंकि पढ़ना बहुत आसान है, दोहराना दुनिया का सबसे टफ टास्क होता है। तो उसको दोहराइए। सर एईडीओ में बोलिए ना लाइव करने के लिए, एक और क्लास लाइव होती है। अच्छा हाँ, तो ये एईडीओ में रिकॉर्डेड चल जाएगा इसके बाद, क्योंकि अभी ना रीजनिंग क्लास तो मतलब मेरी क्लास हटा कर रीजनिंग लगा दिया, मतलब हम जाए पिला रहे हैं, हैं? रुको तो, रुको ही बताते हैं इनको। भाई दोनों दो क्लास लाइव नहीं हो सकती एक साथ, हो सकती है ना। दरअसल है क्या ना कि रीजनिंग की क्लास आज खत्म होने वाली थी, वो मुझसे पूछी कि कल तुम डरा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कि रीजनिंग की शायद आज लास्ट क्लास है या 1-2 क्लास होगी। तो चूंकि इनको हमने 2-2.5 घंटे पढ़ा ही दिया, तो इसको अब ये क्या करेंगे कि अभी लेट नाइट लगभग 8-9 बजे तक या 10 तक ये जो अपना हम लोग पढ़े हैं अब इसको अपलोड कर देंगे। तो जो छात्र हैं मॉर्निंग में पढ़ के फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। ये तो जीतना है तो करना पड़ता है ना। तो खैर नेक्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। तो जो खाया गया है उसे पचाया गया और उसे पचाया गया, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हानिकारक हो सकती हैं। अगर वो हानिकारक हो सकती हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमने भोजन ग्रहण किया, तो ऐसी स्थिति में हमने दाल, चावल, आलू, मोमोज, पिज्जा, फिंगर, एक तो कोई तो खाती है ये जो बच्ची हमारी, नहीं एक तो आता है रोल टाइप का, उसको काट देता है और काट के, हाँ, हाँ इसमें नहीं नहीं फिंगर रोल, स्प्रिंग रोल। एक दिन हमारे गांव भी कहा था, तो वो हमारे चाचा के छोटे बच्चे हैं तो हमसे मांगे कि 10 रुपए दे, तो हमने दिया उनको, तो कटा के लेके आए सब। तो अच्छा हमारे गांव 10 रुपए में बर्गर भी मिलता है, तो वो क्या किया था कि बर्गर में चाउमीन डाल दिया था। और उसके बाद चाउमीन जब बहुत चाउमीन लगा जाड़ा तो ऊपर से उसको उड़ा दिया। तो मुझे शंका हुई कि सब तो 10 रुपए मांगे कि मुझे वो खाना है बर्गर, तो हमने दिया। बट मैं पूछा कि भाई यार कौन सा बर्गर 10 रुपए का है, आमतौर पे 49 से स्टार्ट होता है। तो लाके दिखाया तो उसको मैं जब देखा तो उसमें चाउमीन लग रही थी। मैंने कहा नहीं तब ठीक है, देन इट इज ओके। तो 2 रुपए का बन गाँव वाला होता है ना, और 3 रुपए की चाउमीन और 5 रुपए का काम, 5 का सामान 5 का बचत। तो अच्छा तरीका है। आजकल आजकल से पहले चौराहों पे समोसा जलेबी मिलता था, अब ना वो एक ऐप पे करके कुछ आ गया है, नहीं आते क्या आप लोग कुछ बनाते हैं ऐप पे, मोमोज और फिंगर रोल, मेयोनीज, नहीं मेयोनीज तो चटनी हो गई, मैंने कुछ बताया है पागल टाइप का है। ला रे सिगरेट ला। गलत बात करता है ना। चलिए तो यहाँ ध्यान दो, इन सबका जब हम सेवन करेंगे तो अंत में मूलतः है क्या ये, तो अगर आप देखो तो या तो ये कार्बोहाइड्रेट है, या तो ये वसा है, या तो ये प्रोटीन है। वास्तव में ये है यही चीजें, बस अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन है ये वास्तव में सारे के सारे। अब वसा खराब भी होती है, वसा अच्छी भी होती है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन होता है सी, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ये फैट है तो कार्बन हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन, और यदि ये प्रोटीन है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व होते हैं। तो जब हम भोजन कर रहे हैं तो ये इनका डाइजेशन हुआ तो जो असली चीज था वो एसिमिलेशन होके ब्लड में चला गया, लेकिन जो खराब है उसे बाहर निकालना है। तो यहाँ से अब H2 यानी कि पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से CH4 बाहर निकलेगा यानी कि अमोनिया, यहाँ से भी CO2 बाहर निकला, H2O बाहर निकला, बट यहाँ से CO2 और H2O के साथ साथ एक और निकला जिसे कहा गया NH3 यानी कि अमोनिया, है ना। और अमोनिया निकला तो यहीं से निकला NH2CO NH2 यानी कि यूरिया निकला। अर्थात जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो इतने सारे ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या बोलेंगे, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उपापचयी अपशिष्ट कहा जाता है। अब इन्हीं उपापचयी अपशिष्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में रहे तो बीमार कर देंगे। तो अब एक लाइन से लिख सकते हैं कि उपापचयी अपशिष्ट को बाहर निकालना, अपशिष्ट को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। जबकि इस प्रक्रिया में लगे अंग, इस प्रक्रिया में लगे अंग उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। अब सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो जवाब हो जाएगा किडनी। किडनी सर्वप्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि किडनी के अलावा भी उत्सर्जन हो रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है बॉडी में वो बाहर निकल रहा है। जैसे अगर हम आपको बताएं कि अपशिष्ट के बहिष्करण की व्यवस्था तो वास्तव में ये शुरू हो गई है त्वचा से ही। जो हमारी स्किन है ये पसीना बाहर निकालती है, और इसी पसीने में से थोड़ा सा नमक आदि बाहर निकलता है, थोड़ा सा पानी भी निकलता है जो कि अपशिष्ट होता है। इसी से और आगे बढ़ोगे तो जो अपना फेफड़ा है यानी कि लंग्स, ये भी अभी ठंडी के मौसम में देखो भाप निकालते हैं हम लोग, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की वाष्प बाहर निकलती है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो अपना यकृत भी ये काम करता है, और जो हमने ज्यादा मात्रा का प्रोटीन खाया था, अधिक मात्रा का जो प्रोटीन है इसे ये तोड़ के बना रहा है यूरिया, याद आया, तो ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो अपनी जो बड़ी आंत है, बिग इंटेस्टाइन, ये भी मुख्य भूमिका निभा रही है, और ये फेसेस यानी कि मल बाहर करती है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। थोड़ा और नीचे आए तो अब बचा मुख्य वाला यानी कि किडनी यानी कि विक, और ये मुख्य है, यह पूरी तरह से यूरिन बाहर निकाल रहा है। अब इस यूरिन में बहुत सी चीजें बाहर निकलती हैं, यानी कि पानी बाहर निकल रहा है ना, कुछ मान के चलो कि रसायन अगर एक्स्ट्रा हो गए हैं तो वो बाहर निकल रहे हैं। आपने अगर दवा खा ली है तो दवा के अवशेष बाहर ये निकाल देगा, ज्यादा मात्रा में रोकेगा नहीं, है ना। यूरिक एसिड बाहर निकाल रहा है, यूरिया बाहर निकाल दे रहा है इसी के रास्ते। ज्यादा ग्लूकोज खा लिए हो तो उसको भी खींच के बाहर निकाल दे रहा है। ज्यादा विटामिन दाब दिए हो, आजकल खा ही रहे हो, है ना। कौन सा फल का सीजन चला है इस समय, गाजर, संतरा, सस्ता बताओ, केला। तो अब इतना ज्यादा विटामिन खा लोगे तो ज्यादा विटामिन बॉडी में स्टोर होता नहीं, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। यानी कि यूरिन को काफी कुछ कहा गया है कि आप इसको लेके बाहर निकलो। तो हमारा जो कंप्लीट ये उत्सर्जन व्यवस्था है वो इस तरह से सेट होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मेन कौन है, तो ये मुख्य भूमिका में है। इस पूरी धरती पर कोई भी जीवधारी होगा सब में कुछ खासियत होती है सजीवता की। जैसे कोई सजीव है तो सांस लेगा, बच्चों को जन्म देगा, अपने जैसी संतानें उत्पन्न करेगा, इसके अलावा भोजन करेगा, उत्सर्जन करेगा, है ना, वृद्धि और विकास करेगा। तो वैसे ही इस धरती के सभी सजीव उत्सर्जन प्रक्रिया दिखाते हैं। जैसे हमारा जो यूरिन है उसमें ज्यादा मात्रा में यूरिया है, लेकिन कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनमें ज्यादा यूरिया नहीं है, जिनमें यूरिक एसिड हो सकता है। कारण ध्यान दो कि हमारे यूरिन में यूरिया के पीछे का बेस है प्रोटीन। दुनिया में हर प्राणी प्रोटीन चाहता है, कारण प्रोटीन को हम शरीर की आधारभूत इकाई मानते हैं, फंडामेंटल मटेरियल है वो। अगर वो कमजोर पड़ा तो हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो हर प्राणी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहता है, लेकिन हर किसी में प्रोटीन को डिकम्पोज करने की पूरी व्यवस्था नहीं होती। जैसे मान के चलना कि जब आप 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड ले लोगे तो इससे बनता है प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। अब अगर हम प्रोटीन को डिकम्पोज करें, तोड़ें, तो ये टूटेगा अमीनो एसिड में, क्योंकि बना किससे है ये, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को डिकम्पोज करेंगे तो ये टूटेगा अमोनिया में, किसमें, अमोनिया में। और तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा यूरिया में, किसमें टूटेगा, यूरिया में। तोड़ते जाओगे तो ये टूटेगा यूरिक अम्ल में। यानी कि जो ये अमीनो एसिड का लेवल है ये टॉक्सिक है, अमोनिया का लेवल थोड़ा कम टॉक्सिक है, यूरिया का लेवल थोड़ा कम टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड और भी कम टॉक्सिक है। यानी कि जितना ज्यादा तोड़ते जाएंगे उतना टॉक्सिसिटी कम होती जाएगी। तो इस धरती पर हर प्राणी के बस में नहीं है कि वो यूरिया निकाले। कुछ प्राणी अपने यूरिन में अमीनो एसिड निकाल देते हैं, कुछ प्राणी अमोनिया निकाले जा रहे हैं। हम लोग यूरिया पैदा कर रहे हैं खेत के लिए, है ना। अब एक इंसान दिन भर में 25 ग्राम यूरिया बनाता है, तो महीना भर में कितना बनाएगा, मोटा मोटा 1 किलो। अब कभी 300 ग्राम बना लेगा, खाने के ऊपर है, तो मोटा मोटा 1 किलो। 1 किलो यूरिया का जो रेट है वो है 10 रुपया। तो ऑन एवरेज आप 10 रुपया तो खाली इधर से कमाई कर सकते हो, ऑन एवरेज 10 रुपये का पूरा सिस्टम है। खैर, तो कहने का है कि अब सब में ये क्षमता नहीं है। खैर, तो अब अगर हमने कहा कि इस धरती के अलग अलग प्राणी अपने यूरिन में अलग अलग चीजों को निकाल रहे हैं, इसी तरह से इस धरती के प्राणियों को उत्सर्जन के आधार पर 4-5 कैटेगरी में बांटा गया है। कैसे, उसे देखिएगा। जैसे ध्यान देना, कुछ प्राणी जो अमोनिया बाहर निकालेंगे उनको कहा जाएगा अमोनोटेलिक, ये निकालते हैं अमोनिया। अमोनिया जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मछली जब यूरिन करती है तो अमोनिया निकालेगी, झींगा अमोनिया, और जो मेढक के बच्चे होते हैं ये भी निकालेंगे अमोनिया। दूसरे जो प्राणी है ये है यूरोटेलिक। जो यूरोटेलिक है ये यूरिया बाहर निकालेंगे यूरिन के साथ। यूरिया थोड़ा कम जहरीला है। अब इसमें कौन कौन आएंगे,
हाथी, शेर, बाघ, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मानव, बिलाड़, चीता, सब। उभयचर यानी कि मेढक या अन्य कई सारे उभयचर जिनको हम आगे देखेंगे। यानी कि उभयचरों में, मेढकों में और हमें यूरिया की मात्रा में, यूरिया के लेवल पर समानताएं दिख रही हैं। एक है यूरिकोटेलिक, तो जो जीवधारी क्या निकाले, यूरिक अम्ल निकाले। अब ध्यान देना, यूरिक अम्ल थोड़ा गाढ़ा होता है। जहां भी यूरिक अम्ल होगा वो यूरिन को सेमी सॉलिड कर देता है। जैसे कभी देखा होगा कि जब पक्षी बीट करते हैं ना, तो वो बेसिकली वो उनका यूरिन है, उनका मल नहीं है। तो यूरिन बहुत गीला सा होगा और यहाँ पर कुछ आपको स्टिकी स्टिकी सा दिखेगा जहां भी उन्होंने किया हुआ है। हाँ, व्हाइट कलर में। तो बेसिकली जो व्हाइट कलर ध्यान है वो रिसर्च किया है पूरा, है ना। ठीक, उनको पूरी बात पता है। तो वो है। अच्छा, इसीलिए कई बार ना जैसे कार वार बाहर खड़ी रहती है तो पक्षी उस पे आके स्टिकी यूरिक एसिड गिरा जाते हैं। यूरिक एसिड कैन रिएक्ट फास्टली विद द पेंट। इसलिए अगर मान लो कभी पक्षी के स्तर पर गाड़ी है तो पेंट को खत्म कर देंगे, है ना। अब सीधी सी बात है ना, ये सब बहुत हानिकारक चीजें हैं। क्या एक और है अमीनो। तो यूरिकोटेलिन कौन कौन है? सरीसृप यानी कि जो सड़क के चलने वाले, कछुआ, सांप, पक्षी और कीट। अब देखो ये है तो बहुत छोटी बातें, लेकिन अगर एग्जाम में आया ना तो मामला फंसने जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि याद करना आम बात नहीं है। तो इसको आप ध्यान देना थोड़ा सा सिस्टमैटिक कि अमोनोटोलिक में मछली और झींगा, अपने वाले में मेढक आ गया था, है ना। मानव, मेढक, मानव और मेढक, तो मामा से दोनों है, ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद यूरिकोटोलिक में तो पक्षी याद आ गया कि उसका गाढ़ा यूरिन होता है। सवाल आया था किस जानवर का यूरिन गाढ़ा होता है, तो पक्षी का एग्जांपल था। पक्षी के साथ साथ सांप और कछुआ और सभी रेप्टाइल, है ना। तो ऐसे मान चलो कि एक पक्षी उड़ रहा है और इसी पे एक कछुआ बैठा दिया हमने, और क्या बैठा दिया इस पर? एक तो कछुआ के ऊपर सांप बैठा दिया, कितना बैठाना पड़ रहा है फिर सांप के ऊपर एक कीट बैठा दिया है मजा ना आ रहा कि हैं? कछुआ के ऊपर क्या बैठा दें चलिए, पगला मछली कहाँ है? मछली ऊपर है, बहुत पागल आदमी है ना। मछली क्या बैठा देंगे? जो है उसको बिछाना पड़ेगा ना। चलिए अब ध्यान दो, अमीनोटोलिक में कौन आएगा? और सीपी। इकलौता याद रखना, मकड़ी जो होती है वो गुआनोटेलिक होती है क्योंकि वो गुआनिन नामक अमीनो एसिड बाहर निकलती है। केचुआ अपने अनुसार नेतागिरी करता है, वो अमोनिया भी निकालेगा और जब धरती पे घूमेगा तो यूरिया निकालेगा। यानी हमें और केचुआ में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर है बस खाली इधर के मामले में नहीं है। तो अब इसको ना थोड़ा मिस कर सकते हो इस वाले पॉइंट पर, यूरिक एसिड वाले में जो कि चांसेस बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। खैर, अब हम सीधे अगर शिफ्ट हो जाए किसके ऊपर? ह्यूमन के ऊपर। तो मानव का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है वृक्क यानी कि किडनी। लेकिन इस वृक्क का अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कि जब तक आप वृक्क में आप ये ना देखो कि जो इनका यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ये चार पांच चीजें मिलती हैं। जैसे ये जो राइट एंड लेफ्ट किडनी है, यहां से एक नली आती है जो आ रही है, इस नली को कहते हैं यूरेटर या मूत्र नलिका। यूरेटर या मूत्र नलिका, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है मूत्राशय, सॉरी हाँ मूत्राशय, ठीक है, या यूरिनरी ब्लैडर, और यह है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। तो वास्तव में किडनी का अकेले फंक्शन नहीं होता। किडनी यूरिन बनाएगी लेकिन उसकी सप्लाई होगी यूरेटर से, स्टोरेज होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और उसको बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा की आवश्यकता होगी। यानी कि वृक्क के साथ साथ मूत्र नलिका प्लस में मूत्राशय और इसके अलावा मूत्र मार्ग। तो ये चार लोग मिल करके वास्तविक उत्सर्जी कार्य करते हैं। तो इनको हम अगर एक साथ इकट्ठा करें तो यही कहलाता है मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये सिस्टम है। क्लियर हुआ? एक और बात ध्यान देना, जब हम किडनी की पढ़ाई कर रहे हो तो दो शब्दों का बेहद ख्याल करना है। एक यहाँ पे एक वर्ड है रेनल। दरअसल आपने हृदय में पढ़ा था कोरोनरी, याद है? कोरोनरी स्टंट डाल दिया गया, कोरोनरी धमनियां होती हैं हृदय में। तो जैसे वहां पर धमनी और शिराओं के नाम कोरोनरी से होते हैं, वैसे किडनी में रेनल नाम की वेन भी पाई जाती है और रेनल नाम की आर्टरी भी पाई जाती है। तो एक तो आपको ये बात याद रखना है कि रेनल जैसा वर्ड किडनी जैसे टॉपिक में कनेक्ट होता है। दूसरा, ये जो हमारी किडनी बनी है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 10 लाख छोटे छोटे ट्यूब से मिलकर के बनी है, और इन ट्यूब को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। इसलिए इनका जो अध्ययन है ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। तो ये कुछ बातें रही हैं, थोड़ा सा अब मैं इनकी परिभाषा देख लेता हूं। तो लिखा है किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है और प्रत्येक किडनी का निर्माण 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन नलिकाओं से होता है। यह सूक्ष्म नलिकाएं रक्त से यूरिया को छानकर अलग करती हैं, इसलिए इन्हें किडनी की कार्यात्मक अथवा उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। पेट के पिछले हिस्से में यानी कि इधर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ राजमा के दाने के आकार में दो किडनी उपस्थित होती हैं। काम क्या करती हैं? पहला, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम और क्लोरीन और पोटेशियम आदि की मात्रा को संतुलित बना के रखना। दूसरा, रक्तचाप को नियंत्रित करना, आरबीसी के उत्पादन में मदद करना। कई बार ना किडनी को लेकर हमारे मन में एक ही बात है, अब ये है कि किडनी केवल रक्त का क्या करती हैं? फिल्ट्रेशन करती हैं। ऐसा नहीं है, किडनी फिल्ट्रेशन तो करती हैं लेकिन साथ में ये 3 काम और करती हैं। यानी कि बीपी को कंट्रोल करना है। अभी आपने देखा था ना एक एएनएफ एंटी न्यूट्राइन फैक्टर, सॉरी एंटी यूटेराइन फैक्टर, मतलब एएनएफ एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। तो एंटी न्यूरेटिक फैक्टर देखा आपने कहां निकला था? हार्ट से। यहां से एएनएफ निकला था ना, तो बेसिकली जो हार्ट से निकला है वो तभी निकलेगा जब ये किडनी कहेगी उससे कि हार्ट से कहेगी कि एएनएफ प्रोटीन निकलाओ, नहीं तो आपका बीपी गड़बड़ जाएगा। तो किडनी मुख्य तौर पर ये भूमिका निभाती है कि हमारा बीपी ठीक रहे, कोई दिक्कत ना आने पाए। इसके अलावा आरबीसी का उत्पादन भी करवा रही है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? हाँ, एरिथ्रोसाइट। तो अपनी जो किडनी है ना बेटा, ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है? एरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन निकला है किडनी से। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 जगह से और हार्मोन निकल सकता है, इसमें किडनी का जिक्र मैंने किया था। ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ही है जिसका काम है कि आरबीसी की मात्रा को
बढ़ा के रखो। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि किडनी केवल छान नहीं रही है, बल्कि किडनी का और हृदय का ममहर का संबंध है ना। हृदय, ये दोनों मामा घर है किसका? किडनी की मामा घर कहाँ है? हृदय। और ये दोनों आपस में संबंधित हैं। कोई दिक्कत आएगी तो सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी जो एक और काम है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बैलेंस करना, वो तो इसी से कनेक्टेड है, फिल्टर से कनेक्टेड है। अब ध्यान दो, दो शब्द याद रखिएगा किडनी के फंक्शन में। जब भी किडनी फंक्शन करती है का कार्य, तो इसका मूल काम है रक्त का फिल्टर, रक्त का फिल्टर करना। तो ये जब फिल्टर कर रहा होता है तो कुछ आपकी तरह काम करता है। जैसे जब आप झाड़ू लगाना शुरू करते हो तो एक कमरे से कोने से शुरू किए और बाहरते बाहरते दरवाजे तक आ गए, तब तक आपको 5 रुपए का सिक्का दिखाई दिया। ओ ये भाई, किसी को नहीं बताएंगे आज सुबह सुबह झाड़ू लगाए 5 रुपए मिला मुझे, ऐसा हुआ है क्या? सेम फंक्शन किडनी का है। इसका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन, यानी एक बार ये सबको साफ कर देगी, फिर आए अच्छा अच्छा वाला भी चला गया, 5 रुपए निकल पकड़। तो जैसे क्या करती है कि ये ग्लूकोज को साफ कर देगी, एको ग्लूकोज नहीं रोकेगी, ज्यादा मार देगी। तब तक दिमाग में आएगा अरे ज्यादा ग्लूकोज चला गया, छान दिया हम तो, ये क्या, इसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? 10-12 ग्लूकोज उठा के रख ली। फिर देख रही है कि खून के साथ अच्छा कोई चीज जा रहा था, पहले वो छान दी, फिर दिमाग ना 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 इसको रखना है। यानी कि ठीक वैसा जैसा कि झाड़ू मारते समय 5 का सिक्का मिल जाए, एक पेन मिल जाए, तो उसको चला के देखेंगे पहले खोल के, चल रही है अच्छा रख लेते हैं। फिर पता चला कि किसी का सोने का झुमका मिल गया रास्ते में, अरे हाँ? ना ना दिन ना सही, घर का सामान है घर को लौटा दो, है ना। तो दूसरे के यहाँ झाड़ू मार रहे हो तो मिल जाए, दूसरे के मारेंगे ही क्यों? हाँ बात तो सही है। तो अपने यहाँ झुमका मिलेगा भी तो नहीं क्योंकि अगर अपने यहाँ झुमका मिलेगा तो हल्ला हो जाएगा कि देखो इधर झाड़ू मारना, झुमका मिलेगा दे देना। तो लेकिन 10-5 तो मिल ही सकता है। तो अब इसका जो काम है फिल्टर करने का, वो है पुनर्अवशोषण, क्या करना। और दूसरा काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे हिंदी में कहते हैं परानिस्यंदन, परानिस्यंदन। यानी कि पहले एकदम पतली छन्नी से सब छान दो और उसके बाद देखोगे अच्छा ये खराब चीज छूट गया, रुको, तो उठा के फिर से खून मिलाओ। तो एक बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर से पुनर्अवशोषण। इन दोनों प्रिंसिपल के आधार पर हमारी किडनी यूरिन का निर्माण करती है, यूरिन का निर्माण करेगी और प्लस में रक्त का शुद्धिकरण करती है, रक्त का शुद्धिकरण करती है। एक और बात ध्यान देना, हमारी किडनी का जो काम हो रहा है वो किडनी नहीं कर रही है, बल्कि इसका वो ट्यूब कर रही है जिसका नाम हमने लिखा है क्या? नेफ्रॉन। याद है? अब ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन के भीतर क्या क्या होता है। तो आमतौर पे हम आपको चित्र के जरिए तो नहीं बता रहे, लेकिन दिमाग में रखिएगा। एक आपको रखना है ग्लोमेरुलस कोशिका, कौन सी? ग्लोमेरुलस कोशिका याद रखना, नेफ्रॉन के भीतर होती है। दूसरा आपको याद रखना है हेनले लूप, हेनले लूप। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, इस तरह पॉइंट आ सकता है। खैर, अब अगर आगे बढ़ें तो क्योंकि इसने यूरिन बनाया तो सवाल है यूरिन में होता क्या होगा। तो यूरिन में 95 से 96% पानी है, बचा हुआ 2 से 3% यूरिया है। प्रोटीन, वसा और कार्ब मिला के 1.3, 0.05%। बाकी जो बच रहा है, बचा ही कितना? 96, 97, 98, 99, लगभग 99.5 तो हो ही गया। जो बचा उसमें विटामिन सी, अमोनिया, अमीनो एसिड और क्रिएटिनिन। यही क्रिएटिनिन है जो ये बताता है कि गर्भधारणा हुई है कि नहीं। जब गर्भधारणा होगी तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और नहीं है तो क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा या आप शायद जानते होंगे कि गर्भ के जांच के लिए यूरिनरी प्रेगनेंसी स्ट्रिप आती हैं इस तरह से। इसमें बहुत सावधानी से यूरिन की कुछ बूंदें गिरानी होती है और फिर अगर यहाँ पर गुलाबी रंग नहीं आया तो मतलब नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कलर डार्क हो गया तो इसका मतलब है मामला पॉजिटिव है। तो मुख्य रूप से मानव की कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, क्या नाम है, इसका मापन करता है। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का पता लगाने वाले रसायन होते हैं और इसमें जो पट्टी में कलर है ना वो बेसिकली एंटीबॉडी होती है और स्ट्रिप के विशेष क्षेत्र पर लगे होते हैं। एंटीबॉडी विशेष रंगीन लाइन बदल जाती है, अर्थात ये जो स्ट्रिप है यह एक प्रकार का एंटीबॉडी आधारित रासायनिक प्रक्रिया है जो HCG हार्मोन का पहचान करती है। यानी कि जो HCG हार्मोन है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ये बढ़ जाता है कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और यही हार्मोन यहाँ पर कलर चेंज करवा देता है। तो उम्मीद है एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन कई बार पगली टाइप एग्जाम पूछता है ना। अब पिछले साल बीपीएससी ने पूछ लिया कि कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा रसायन होता है, गर्भनिरोधक गोलियों में रसायन के नाम बताओ। तो आमतौर पे हम लोग रसायन का नाम बताते हैं पढ़ाते समय, बट उसने क्या किया था, रसायन के अंदर का रसायन पूछ लिया था। एक जैसे आपने मेडिसिन देखा हो, लाइक कॉलपॉल, जानते हो? तो दवाई के ऊपर कॉलपॉल लिखा है, लेकिन अंदर पढ़ोगे लिखा होगा पैरासीटामोल। तो इस बार बीपीएससी ने जो कॉलपॉल है उसे नहीं पूछा, उसने अंदर का पूछ लिया कि इसके अंदर का कौन सा रसायन है। तो अब इतनी नॉलेज जनरल साइंस की नहीं आती है, हम आप तो बहुत नॉर्मल साइंस पढ़ रहे हैं, बट कई बार माथा उनका ठनक सकता है तो सवाल कर सकते हैं, बाकी चांस नहीं है। बट आप HCG हार्मोन याद रखिएगा, ये पेपर इसको याद नहीं कर पाएगा ना, जैसे आमतौर पर किसी के सामने आ गया, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि इसको जानता है कोई है, बट एग्जैक्ट जो साइंस है उसको नहीं जानता। क्या कुछ फैक्ट है इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम यूरिन के बारे में बात करें तो 24 आवर में लगभग 1800 ml से लगभग 1400 ml से 1800 ml यूरिन का निर्माण होता है और इस दौरान 25 ग्राम यूरिया बनती है। एक और बात ध्यान देना कि अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो इसका मतलब है मधुमेह। अगर यूरिन बहुत पीला आ रहा है तो इसका मामला है कि यूरोक्रोम बढ़ा है और यूरोक्रोम का सीधा मतलब है कि पीलिया प्रभावित कर रही है। अगर यूरिन में एसीटोन बढ़ गया है इसका मतलब है लंबे समय से उपवास रखा जा रहा है, लंबे समय तक उपवास रखा गया है। अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है तो मतलब है कि वह व्यक्ति लंबे समय से बुखार है या बीमार है उसे,
यानी कि लंबे समय से वो बीमार चल रहा है तो यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। कुछ और फैक्ट हम आपको देते हैं, जैसे कि जो हमने पढ़ा था अभी एक ऐसा ट्रैक था, इसे कहा गया है यूरिनरी ब्लैडर, याद है? यूरिनरी ब्लैडर, अंग्रेजी में, हिंदी बोलते हैं मूत्राशय। तो मेल का जो मूत्राशय है वो लगभग 600 से 700 ml यूरिन इकट्ठा कर सकता है, लेकिन फीमेल का छोटा होता है और 450 से 500 ml ही यूरिन आ सकता है। रीजन कि साथ में यूटेरस भी होता है ना, तो यूटेरस होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर को एडजस्ट किया गया है, छोटा कर दिया गया है। इसी वजह से फीमेल में पी सेंसेशन जल्दी आता है। जैसे मेल में अगर 250 ml यूरिन बन गया तो तत्काल पी सेंसेशन शुरू हो जाएगा, आपको मैसेज आएगा कि भाई कहीं आसपास ढूंढ लो। तो बट 250 ही पी मैसेज आया ना कि पानी की टंकी भर रही है, तो बट आप 250 और भर सकते हो, 500 तक जा सकते हो, बट 500 के ऊपर जाओगे दिक्कत होगी। कोई भी सिलेंडर 5 लीटर नहीं भरा था जानते हो ना, एग्जैक्ट 5 नहीं भरेगा, आपको 4 4.5 पे रोक लेगा। तो वैसे इसका भी है, फीमेल में पी सेंसेशन 150 ml पे ही आ जाता है। इसलिए फीमेल को कई बार वरीयता मिली है कि उनके लिए बाथरूम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे एक सिविक सेंस अगर आपके अंदर विकसित है, साथ में कोई फीमेल यात्रा कर रही है, तो नियमतः होना चाहिए कि आप, क्योंकि कई बार ना जो सोशल बॉन्डिंग है उसकी वजह से आदमी बोलता नहीं है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ऑन एवरेज ये जो सेंसेशन बनते हैं इनमें पुरुषों में 2 आवर का है, महिलाओं में 120 आवर का है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट बाद सेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो पौने 1.5 घंटे के आसपास कहीं ऐसी जगह हमें गाड़ी रोकनी चाहिए जहां पर बाथरूम बंद मिले या सुरक्षित रूप में हो। तो ये हमारा सिविक सेंस होता है कि भाई कम से कम इतने समझदार तो हो ना, अब पता चला है कि गाड़ी आगे चले जा रहे हो, अपना कहीं भी खड़े हो गए, फिर स्टार्ट करके निकल लिए, अब महिला बैठी है, हो सकता है हमारी माँ हो हमारे साथ, तो कई बार संकोच बस नहीं बोल सकती, तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। देखो साइंस का मतलब टिक लगाना तो है ही, वहां से एग्जाम बन रहा है, लेकिन साइंस को हम अगर व्यवहारिक पढ़ें, आप इन 4-5 दिनों में इतना ज्ञान हासिल कर लिए हो कि आप किसी से बात करोगे तो बहुत सिस्टमैटिक समझाओगे उसको कि इस तरह से है, हर स्तर पर है। एक तो 20 लाख रुपए आपके जीवन में एकदम कभी भूल ही नहीं सकता है ना, जब जब देखोगे 20 लाख, है ना, रुको तो बताते हैं। तो जब जब एग्जाम में कभी सफलता नहीं मिली तब तक सेकंड ऑप्शन समझ है ना, कि दूसरा ऑप्शन चलिए, तो खैर, तो ये कुछ फैक्ट दूसरा देखो, कई बार ये कुछ फैक्ट तो हो ही गए। कई बार क्या होता है कि भाई किडनी हमारी नहीं काम कर रही है, और जब नहीं काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में यूरिया का फिल्टर नहीं होता। कब? जब हमारी किडनी खराब हो गई हो, किडनी खराब हो गई हो। तो अब नॉर्मली जब यूरिया का फिल्टर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, ब्लड में यूरिया का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसे कहा जाता है यूरीमिया। क्या बोलेंगे? यूरीमिया की समस्या बोलते हैं। दूसरा, इसको ठीक करना है तो ठीक करने के लिए हम एक तो डायलिसिस करवाएंगे, सेमी या फुल जो भी है, वो डॉक्टर कहेगा कि सेमी है तो सेमी, फुल है तो फुल एज डॉक्टर। दूसरा, अगर ये डायलिसिस सफल नहीं है तो हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी जा सकते हैं। तो ये एक बीमारी थी, नाम था यूरीमिया, है ना। कई बार हमारा जो किडनी है ये अपने साथ जमाव कर लेता है कैल्शियम अथवा पोटेशियम ऑक्जेलेट का, और आपको बड़ी बात पता है इसका मतलब है पथरी होना या स्टोन हो जाना, है ना। तो ये भी कई बार सवाल कर सकता है कि भाई स्टोन किस वजह से हुआ, तो यहाँ से इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट होते हैं, बोन जॉइंट, मान लो हड्डियों के जोड़ हैं, तो इन बोन जॉइंट में एक तो जगह जगह पे यूरिक एसिड का जमाव हो जाएगा, और जैसे ही यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा जॉइंट के पास तो ये समस्या कहलाती है गाउट, जिसे कहेंगे गठिया। दूसरा, इसके अलावा इस जॉइंट में सूजन आ सकता है और स्क्रैच आ सकते हैं, और सूजन और स्क्रैच की जो समस्या है इसे कहते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जिसे हम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मानते हैं, यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब भी ये शब्द लिखा ना बीमारी में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये बहुत घातक बीमारी हो जाती है। गठिया केवल गांठ को ही नहीं परेशान करती, सॉरी, अर्थराइटिस केवल ऐसा नहीं कि खाली उठना बैठना रुक जाएगा। अर्थराइटिस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमको ही बर्बाद करने पे लग जाता है। नाम क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी कि जो 10 रुपया जेब में रखे रहो तो ऑटो कट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके खाते में था 20 रुपया, तब तक बैंक ने उसको ऑटो कट कर लिया, अब है -9 रुपया, तो बहुत दुख होता है ना। वैसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि इम्यूनिटी ऑटो कट करके हमें बैकअप मारना शुरू कर देगी, तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, या हम बहुत बार बीमार होना शुरू हो जाएंगे, है ना, जुकाम पकड़ेगा, फीवर आना शुरू होगा और शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी। इसलिए अगर अर्थराइटिस है तो इसका इलाज लंबा चलता है, 1-2 दिन में ठीक नहीं होता। ध्यान देना, अर्थराइटिस की पहचान के लिए टेक्नीशियम 92 रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना, टेक्नीशियम 92। तो ये टॉपिक यहीं पर संपन्न हुआ। अब इसके बाद एक और चैप्टर अपने पास है जिसका नाम है मानव का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि श्वसन तंत्र। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि सांस लेना या श्वसन तंत्र क्या है। देखो, अच्छी जीवन शैली के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त हवा को खींचते हैं और CO2 युक्त हवा को छोड़ते हैं। इसी प्रणाली को हम कहते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, यानी ब्रीथ कर रहे हैं। ये तो है ब्रीदिंग में। खैर, आमतौर पे ब्रीदिंग होना और रेस्पिरेशन होना दोनों अलग है। देखो, जब हम भोजन कर रहे हैं